Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be discussing about the current affairs of 14th June. तो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं. GS1 में आज हमारे पास कुछ भी नहीं है न्यूज़ में. GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन से G7 टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि G7 में क्या क्या कॉल्स लिए गए, क्या क्या एग्रीमेंट्स के बारे में बात की गई, इन सब के बारे में देखेंगे. देन वी हैव रोहिंग्यास इन इंटरनेशनल रिलेशंस और उसके बाद टिग्रे क्राइसिस, ये इथोपिया से रिलेटेड एक क्राइसिस है, इसके बारे में समझेंगे. GS3 में इकोनॉमी पोर्शन से वी हैव मोनेटाइजेशन ऑफ अनडेवलप्ड फील्ड. तो रिसेंटली सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो अनडेवलप्ड गैस फील्ड्स हैं उनका मोनेटाइजेशन किया जाएगा. तो ये पूरा क्या इशू है, असेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, ये सब कुछ समझेंगे यहाँ पे. देन साइंस एंड टेक में वी हैव रेयर अर्थ मेटल्स. तो रेयर अर्थ मेटल्स न्यूज़ में इसीलिए थे क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चाइना के पास मेजॉरिटी ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स हैं वर्ल्ड के, और जिसके लिए यूएस और ईयू यूरोपियन यूनियन दोनों चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. तो क्या कब ऐसा हो सकता है कि चाइना अपना जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो यूएस और ईयू को सप्लाई करना रोक दे, और रेयर अर्थ मेटल्स क्या हैं, इन सब के बारे में समझेंगे. इसके बाद बायोडाइवर्सिटी में से एक टॉपिक है न्यू कॉफी स्पीसीज. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में एक नया कॉफी स्पीसी पाया गया है, इसके बारे में देखेंगे. सिक्योरिटी से प्लानिंग अ बायो सिक्योर फ्यूचर. तो बायो सेफ्टी से रिलेटेड पूरा ये आर्टिकल है, एडिटोरियल था हिंदू का, काफी अच्छा एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करेंगे. GS4 में वी हैव स्टार्स टू एनकरेज जैब इन नू. तो नू हरियाणा का एक एरिया है, यहाँ पे वैक्सीनेशन जो था बहुत ज़्यादा कम था, वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए यहाँ पे जो स्टार्स हैं उस एरिया के, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको एनकरेज किया जा रहा है कि वो आगे आके वैक्सीनेशन लें, और उसके कारण बाकी लोग भी इनसे परसुएड होंगे और इनके ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस होगा, एटीट्यूड चेंज हो सकेगा. तो ये GS4 में हम किस तरह से केस स्टडी में यूज़ कर सकते हैं, इसको भी समझेंगे. ठीक है, इससे पहले आगे बढ़े, टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं. अ शिप इज ऑलवेज सेफ एट शोर बट दैट इज नॉट व्हाट इट्स बिल्ट फॉर. अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कोट है कि कोई भी शिप जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ शोर पे ही फील करती है, लेकिन वो उस चीज़ के लिए नहीं बनी है, शोर पे रहने के लिए शिप को नहीं बनाया गया है. सिमिलरली हमारा भी सेम सिचुएशन है, वी आर नॉट मेंट टू बी इन आर कंफर्ट जोन्स. ठीक है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एंड तभी हम कुछ आगे अपने गोल्स की तरफ अचीव कर पाएंगे. एंड बीइंग इन कंफर्ट जोन इज नॉट लाइफ, ओके, इट इज इक्वल टू डेथ. सो यू मस्ट come out of your comfort zone and move towards your goal. तो ये पूरा आज का पिंच ऑफ पॉजिटिविटी था. आगे बढ़ते हैं, पहला आज का टॉपिक देखते हैं. G7 agrees to boost climate finance. तो देखो, G7 के बारे में हमने एक दो दिन पहले भी डिस्कस किया था कि G7 क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ें हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की थी. ये जो मैंने आर्टिकल्स यहाँ पे ऐड किए हैं, दोनों के हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों के यहाँ पे आर्टिकल्स ऐड किए हुए हैं. G7 में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या एग्रीमेंट्स के बारे में बातें हुई, क्या क्या कॉल्स लिए गए, इन सब के बारे में ये इशूज़ है. तो पहला देखते हैं. पहला ये बोल रहा है कि G7 एग्रीज टू बूस्ट क्लाइमेट फाइनेंस. तो देखो 2000 में ये डिसाइड हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक $100 बिलियन का एक फंड बनाएंगी, जिनसे वो पुअरर कंट्रीज या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करेंगी टू फाइट क्लाइमेट चेंज. ये चीज़ 2020 तक होनी थी, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया तो ये चीज़ हो नहीं पाई. तो इसी का कॉल यहाँ पे G7 में लिया गया है कि हम सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप सभी को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि G7 सारी एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है. ठीक है, ग्रुप ऑफ 7, जिसमें UK, कनाडा, फ्रांस ऐसी कंट्रीज आती हैं. तो यहाँ पे जो G7 है, ये इन सब ने ये डिसाइड किया कि हम एक $100 बिलियन का एक फंड बनाएंगे, और उससे हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करेंगे क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में. पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ ये कही गई है G7 में इंडिया की तरफ से. ठीक है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि पहली चीज़ तो ये कि हमें इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन बनाना है. देखो, एक तरफ से अगर आप देखो तो G7 कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है चाइना को काउंटर करने की. ठीक है, ये डायरेक्टली कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ये काउंटर करने की कोशिश चल रही है यहाँ पे चाइना को, और चाइना भी सिमिलरली काउंटर करने की कोशिश कर रहा है G7 को. ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स देकर. तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक को
स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है, यहाँ पे इंडिया ने ऐसा कहा है। और मैंने आपको बताया था इस बार की G7 की थीम है बिल्ड बैक बेटर। तो बिल्ड बैक बेटर एक इनिशिएटिव प्रपोज किया गया है जो चाइना का $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर कर पाए। तो इस इनिशिएटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चाइना का अग्रेशन जो है साउथ चाइना सी और ईस्ट पैसिफिक में, इसके बारे में बात की गई। ईस्ट और साउथ चाइना सी में जो चाइना का एग्रेशन है उसको लेकर भी इन सारी कंट्रीज ने उसको एक तरह से उसकी निंदा की है चाइना की, ठीक है। और इसमें यह कहा गया है इंडिया के द्वारा कि हम एक नेचुरल अलाइज हैं। G7 कंट्रीज और इंडिया नेचुरल अलाइज हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों एक जैसी वैल्यूज को शेयर करते हैं। कौन सी वैल्यूज को? जो डिफेंड करती अथॉरिटेरियनिज्म को, टेररिज्म को। तो इस तरह की जो भी इंफोडेमिक्स एक नई टर्म है, ठीक है। पेंडेमिक होता है, वैसे इंफोडेमिक आधी इंफॉर्मेशन या फिर गलत इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन या फेक इंफॉर्मेशन का फैलाना इज नोन एज इन्फोडेमिक्स, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट इंडिया खड़ा होता है। इसीलिए सेम G7 भी जो है डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट खड़ा होता है, डेमोक्रेसी के लिए और अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट। इसीलिए इनकी जो वैल्यूज है G7 और इंडिया की वो शेयर्ड है। इसीलिए इंडिया और G7 नेचुरल अलाइज है, ऐसा कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। इसको आप मेंस के आंसर्स में कोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 1 बिलियन वैक्सीन डोसेस की बात की थी G7 ने, हमने पहले भी देखा था ये कि 1 बिलियन वैक्सीन डोसेस को G7 डोनेट करेगा टू G7 जो है 1 बिलियन वैक्सीन डोसेस डोनेट करेगा टू डेवलपिंग नेशंस, ओके। उसके बाद बिल्ड बैक बेटर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव लिया है G7 ने, इसको प्रपोज किया है। उसके बाद ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की भी बात की है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा था, ओके। और इसके अलावा यहाँ पे कोविड-19 के ओरिजिन्स को पता करने की बात की है G7 ने कि कहाँ से एग्जैक्टली आया कोविड-19, इसको पता करने के लिए हम आगे जरूर बढ़ेंगे, ओके। और एक चीज और बोली है, साइबर एनवायरमेंट को सेव करने की बात की है। देखो आपको पता है इंडिया में काफी ज्यादा अभी टसल चल रही थी गवर्नमेंट और सोशल मीडिया हैंडल्स के बीच में, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस निकाले हैं। तो उसी संदर्भ में इंडिया ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि एक सेफ साइबर एनवायरमेंट हो इंडिया में और उसके लिए G7 कंट्रीज भी हमारी हेल्प करें, ओके। इसके अलावा एक चीज और बोली है G7 ने कि इंटरनेट कर्ब्स थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो इंडिया ने फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन का भी कॉल यहाँ पे दिया है कि हम यहाँ पे उन सभी लोगों के अगेंस्ट खड़े होते हैं जो इंटरनेट कर्ब करके डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें G7 में बोली गई है, ठीक है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अ रेयर सॉलिडेरिटी फॉर रोहिंग्यास। तो देखो एक बहुत ही अजीब सी चीज बोल लो या यूनिक सी चीज बोल लो, रोहिंग्यास के लिए देखी गई है म्यांमार में। आपको पता होगा म्यांमार में जनता गवर्नमेंट है अभी, ठीक है। जनता गवर्नमेंट का मतलब क्या है, वहां पे इसको जनता गवर्नमेंट बोला जाता है। जनता गवर्नमेंट यानी कि मिलिट्री रूल अभी वहां पे लगा हुआ है, ठीक है। मिलिट्री ने कू कर दिया था और जो गवर्नमेंट थी आंग सान सूकी की, उसे हटा के मिलिट्री ने वहां टेक ओवर कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसके अगेंस्ट वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफी ज्यादा रिवॉल्ट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 फिंगर सैल्यूट का भी एक प्रोविजन है, ठीक है। मतलब 3 फिंगर सैल्यूट से के थ्रू जो जनता है वो एक तरह से प्रोटेस्ट कर रही है इस जनता गवर्नमेंट का। तो एंटी जनता प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पे, ठीक है। इस जनता का मतलब मैंने बताया आपको, ये मिलिट्री गवर्नमेंट है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज नई देखने को मिली कि रोहिंग्यास के सपोर्ट में ये सारे लोग बाहर आए और म्यांमार में इन रोहिंग्यास के सपोर्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। अब रोहिंग्यास कौन है पहले ये समझ लेते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा रोहिंग्यास जो है मेजॉरिटी मुस्लिम पीपल हैं और ये इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है म्यांमार का। तो म्यांमार जो इंडिया का एक इमीडिएट नेबर है, ठीक है, उसमें रखाइन स्टेट जो है यहाँ से आते हैं ये रोहिंग्यास और ये इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है। मेनली जो रोहिंग्या हैं वो मुस्लिम हैं लेकिन कुछ हिंदूज भी हैं। और इनके साथ क्या हुआ था, ये रोहिंग्यास जो हैं ये 8th सेंचुरी CE से यहाँ पे रह रहे हैं म्यांमार में। लेकिन जो यहाँ का लॉ है, म्यांमार का नेशनैलिटी लॉ जो सिटीजनशिप देता है यहाँ के लोगों को, वो ये बोलता है कि हमारे यहाँ सिर्फ 8 इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं और इन 8 इंडिजिनियस कम्युनिटीज में से रोहिंग्यास नहीं आते। तो बेसिकली ये रोहिंग्यास को इंडिजिनियस कम्युनिटी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज ही नहीं करता म्यांमार, ठीक है। और ये इसके कारण क्या हुआ कि म्यांमार में रोहिंग्यास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुए, इनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूशन हुआ, इनकी डेथ्स हुई, इनको वायलेंस हुआ इनके ऊपर। और आखिरकार 2017
1918 के आसपास ये रोहिंग्याज वहां से भागकर, म्यांमार से भागकर बांग्लादेश और इंडिया की तरफ आए, ठीक है। और ये जो पूरे प्रोसिक्यूशन और ये सारी चीजें हो रही थी, इसके पीछे मेनली वहां की मिलिट्री थी। और उस टाइम क्योंकि आंग सान सू की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने भी इसको डिफेंड नहीं किया, ठीक है। इसे मतलब जो रोहिंग्याज हैं उनको डिफेंड नहीं किया, और उल्टा आर्मी के एक्शंस को उन्होंने डिफेंड किया। और उनका ये कहना था कि रोहिंग्याज वहां पे डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं और आर्मी अपना काम कर रही है। उन्होंने बेसिकली रोहिंग्याज को वहां पे डिफेंड नहीं किया था। और अब जब जनता गवर्नमेंट आई है, ठीक है, जब मिलिट्री रूल लगा है, जब आंग सान सू की को हाउस अरेस्ट वगैरह में रखा गया है, जब आंग सान सू की अब गवर्नमेंट में नहीं है, तब वहाँ के लोग फिर से रोहिंग्यास के फेवर में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोगों से लड़ाई नहीं थी, सिविलियन लोगों की लड़ाई नहीं थी, यहाँ पे एक तरह से आर्मी सप्रेस करना चाह रही थी रोहिंग्यास को। अब दूसरी चीज ये कि यूएन ने ये कहा था कि रोहिंग्यास जो हैं ये वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं वर्ल्ड की, मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी वर्ल्ड की, ठीक है। 1982 का म्यांमार नेशनलिटी लॉ था जो इनको रोहिंग्यास को एज अ सिटीजन ऑफ म्यांमार एक्सेप्ट नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसीलिए रोहिंग्यास जो हैं वो 2017 में वहां से भागकर, म्यांमार से भागकर इंडिया और बांग्लादेश की तरफ आए। और बांग्लादेश के मेनली कॉक्स बाजार, ये एक कोस्टल एरिया है बांग्लादेश का, यहाँ पे आके ये रोहिंग्यास मेनली सेटल हुए। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश भी कोई इतनी डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, डेवलपिंग कंट्री है, तो ये 2015 में बांग्लादेश ने एक आश्रयन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम रोहिंग्यास को रिलोकेट करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक अपना आइलैंड था उनका, जो अभी अभी इमर्ज हुआ है, शायद 10-20 साल पहले ही ये आइलैंड इमर्ज हुआ है, जिसका नाम है बशान चार। ये बशान चार आइलैंड, जिसको फ्लोटिंग आइलैंड भी कहते हैं, तो बांग्लादेश ने ये प्रपोज किया है कि हम जितने भी रोहिंग्याज हैं उनको यहाँ पे रिलोकेट करेंगे बशान चार। तो ये भी काफी कंट्रोवर्शियल चीज थी कि ऐसा आइलैंड जो अभी अभी इमर्ज हुआ है, जो फ्लोटिंग आइलैंड है, ठीक है, हो सकता है कोई कल को कोई बाढ़ आए, सुनामी आए, तो ये तो एक बार में ही बह जाएगा। तो आप ऐसी जगह पे इन रोहिंग्याज को, जो खुद ह्यूमन बींग्स हैं, उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं, उनको आप ऐसे आइलैंड पे कैसे रिलोकेट कर रहे हो? तो ये भी पूरी कंट्रोवर्सी थी। एक चीज और मैं बता दूं, लगभग 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास थे म्यांमार में इनिशियली 2016 की अगर मैं बात करूं, लेकिन इनमें से लगभग 6.35 रोहिंग्यास जो थे उन्होंने वो यहाँ से भाग गए और इन्होंने इंडिया या फिर बांग्लादेश में माइग्रेशन कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रोहिंग्यास, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है बशान चार फ्लोटिंग आइलैंड ऑल्सो नोन एज चार पिया या फिर थेंगार चार आइलैंड इज द आइलैंड इन म्यांमार। तो ये आइलैंड जो है बशान चार, ये म्यांमार में है, गलत, ये बांग्लादेश में है, ठीक है। रोहिंग्यास हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 8 इंडिजिनियस कम्युनिटीज ऑफ म्यांमार। तो रोहिंग्यास को म्यांमार की 8 इंडिजिनियस कम्युनिटीज में काउंट नहीं किया जाता है, ये सही है, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू 1982 नेशनलिटी लॉ ऑफ म्यांमार, ठीक है। और ये चीज याद रखना, बशान चार जो बांग्लादेश में है, जिसमें रोहिंग्यास को रिलोकेट किया जा रहा है, उसको चार पिया और थेंगार चार भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेसेस इन न्यूज कई बार पूछी जाती है यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, तो ये याद रखना है बशान चार क्या है और कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस का ही एक इशू है, इथोपिया का इशू है ये टिग्रे क्राइसिस, ठीक है। तो देखो ये मैप देखो, ये है अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका है। और ये जो आपको ये हॉर्न जैसा दिख रहा है, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं? एक आती है सोमालिया, ठीक है, फिर आती है इथोपिया, ओके, उसके बाद आती है एरिट्रिया और फिर आती है जिबूती। तो ये याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड, ओके। तो ये 4 कंट्रीज जो हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं। एरिट्रिया और जो इथोपिया है ये पहले एक ही कंट्री हुआ करती थी, बाद में इसका डिवाइड हुई और एरिट्रिया और इथोपिया में डिवाइड हो गई। तो इन दोनों के बीच में कई बार इश्यूज चलते रहते थे। पहले इथोपिया के पास अच्छा खासा कोस्ट था, अब इथोपिया इतनी बड़ी कंट्री है लेकिन इसके पास कोई भी कोस्टल लैंड नहीं है, ठीक है, ये पूरी लैंडलॉक्ड कंट्री हो गई है, तो इसके कारण इश्यूज चलते रहते थे। टिग्रे क्राइसिस क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। देखो 2018 में यहाँ पे अहमद अबी ये यहाँ पे पावर में आते हैं, ये यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। अहमद अबी को आगे जाके नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा पीस के लिए काम किया था इथोपिया और एरिट्रिया के बीच में, ठीक है। काफी सारे ऐसे मेजर्स लिए जिससे पीस एस्टेब्लिश हो सके इस अफ्रीकन कंट्री में।
आगे क्या होता है 2019 में, देखो अब यहाँ पे इथोपिया है, ठीक है, जैसे इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, एमपी, यूपी, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स हैं ना इंडिया में, तो वहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो हमारी एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस तरह से दो गवर्नमेंट्स होती हैं। वैसे ही इथोपिया में इस रीजन में इस रीजन को कहते हैं टिग्रे रीजन, ठीक है, ये वहाँ पे एक प्रोविंस, एक स्टेट की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग गवर्नमेंट थी, ठीक है, और जो सेंटर पे रूल कर रही है वो अलग गवर्नमेंट है। अहमद अभी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट है और टिग्रे रीजन में एक अलग गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट, तो ये पूरा जो क्राइसिस है ना, ये इसी के बीच में है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये पूरा क्राइसिस है, ठीक है। और ये दोनों क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो टिग्रे गवर्नमेंट है उसको हमेशा से ये लग रहा था कि जब 2018 में अहमद अबी पावर में आए, तो अहमद अबी ने ये बोला कि 2019-20 में हम इलेक्शंस कराएंगे और उसके लिए इन्होंने एक बड़ी कोएलिशन पार्टी बनाई। तो टिग्रे के जो रीजन की जो गवर्नमेंट थी, जो इसका नाम है TPLF, ठीक है, इन्होंने बोला कि ये तो गलत है, आप इतनी बड़ी कोएलिशन बना रहे हो तो ये तो गलत है, इनको लगा हम तो हार जाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने इसका विरोध किया, इसका कुछ हुआ नहीं, इन्होंने ये कोएलिशन बना के रखी। 2020 में इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था हम अब यहाँ पे इलेक्शंस कराएंगे, लेकिन कोविड आ गया। तो कोविड आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अभी थोड़े टाइम के लिए हमको इलेक्शंस को आगे बढ़ाना रहेगा, लेकिन यहाँ पे TPLF ने बोला कि नहीं, हम तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम तो वोटिंग कराएंगे। इन्होंने इलेक्शंस कराए और ये इलेक्शंस में जीते भी। उसके बाद से यहाँ पे दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में टसल चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि टिग्रे की जो TPLF थी, इनकी अपनी एक अलग छोटी सी आर्मी भी है। तो इन्होंने जो सेंट्रल आर्मी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्मी है, पूरे नेशनल लेवल की जो आर्मी है, उसके कई सारे आर्मी बेसिस को हथिया लिया। तो ऐसा पहली बार हुआ था कहीं पे भी कि स्टेट गवर्नमेंट इतने बड़े स्टेप्स ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये पूरा इशू हो गया और उसके रिएक्शन में अबी अहमद ने अपनी आर्मी को उतारा अपने ही लोगों के खिलाफ, यानी कि टिग्रे रीजन में उन्होंने अपनी जो आर्मी थी नेशनल लेवल की, उसे उतारा। तो इसके कारण क्या हुआ, कई सारे लोग टिग्रे रीजन से भाग के सूडान और इरिट्रिया भागे, ठीक है, क्योंकि उनको था कि आर्मी पता नहीं क्या अब टिग्रे रीजन में करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं अब क्या करेगी बिकॉज ऑफ TPLF। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। तो अबी अहमद ने मिलिट्री ऑफेंसिव एंड 6 मंथ स्टेट इमरजेंसी लगा दी टिग्रे में। तो ये पूरा इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल आया है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो टिग्रे क्राइसिस है उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस यहाँ देखने को मिला। और दूसरी चीज जो यहाँ देखने को मिली वो थी फेमाइन। तो इसकी ही पूरी इंटेंसिटी के बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि किस तरह से फूड सिक्योरिटी को रोक दिया, टिग्रे रीजन से जो फूड सप्लाईज थे उसको ब्लॉक कर दिया गया, किस तरह से सेक्सुअल वायलेंस हुआ यहाँ पे लोगों के ऊपर, और किस तरह से लोग यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। देन हमारे पास है नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है दैट इज असेट मोनेटाइजेशन। तो देखो ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, ठीक है, अनडेवलप्ड ऑयल फील्ड्स। तो जो अनडेवलप्ड ऑयल फील्ड्स हैं गवर्नमेंट प्लान कर रही है इनके मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या है पूरा इशू, उसको समझाती हूँ मैं आपको। देखो जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ने की, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं जहाँ पे ऑयल है लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये अनयूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड ऑयल फील्ड्स हैं। तो इस पे अगर गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है तो गवर्नमेंट को लगता है कि उतनी इफिशिएंसी नहीं निकल रही है उस पैसे की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही है असेट मोनेटाइजेशन करना। असेट मोनेटाइजेशन क्या है पहले मैं ये समझाती हूँ। असेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे असेट्स होते हैं गवर्नमेंट के पास या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास जो उतने प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे होते हैं गवर्नमेंट के अंडर में, जो सब ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड होते हैं और एडिक्वेट रिटर्न्स यील्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रहे हैं और अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं पूरी एफिशिएंसी के साथ। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है, उनका मोनेटाइजेशन करती है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आती है और प्राइवेट प्लेयर्स को या तो उनको लीज दे देती है असेट्स को या फिर उनको बेच देती है, सो दैट जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आएँ और ज़्यादा इफिशिएंसी से वहाँ पे काम करें और जो ये अनयूटिलाइज्ड असेट्स हैं उनको और ज़्यादा प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक असेट्स का मोनेटाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनएडिक्वेटली एक्सप्लोर्ड ऑप्शंस हैं अभी तक वो बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज बन जाते हैं PSUs के लिए। यानी कि अगर कोई असेट है, सपोज कोई ऑयल फील्ड है, ये अनयूटिलाइज है, गवर्नमेंट इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो वो प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पे इन्वाइट करेगी, वो अपनी टेक्नोलॉजी लाते हैं,
फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाते हैं जिससे यहाँ पे और इफिशिएंसी से काम हो सके। और ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ये वो किसको देते हैं, पीएसयू को, जो उनको ये चीज़ बेच रही है। तो पीएसयू के पास भी पैसा आता है सो दैट वो रीस्ट्रक्चरिंग कर सकें, एक्सपांशन कर सकें अपनी एक्टिविटीज़ का। और यहाँ पे जो ये फील्ड्स हैं इनका भी यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली होता है, इफिशियंसी बढ़ती है, और इसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट भी बैलेंस्ड होता है। ठीक है, मतलब कहीं कहीं पे डेवलप्ड होती हैं ऑयल फील्ड्स, कहीं कहीं पे नहीं होती हैं, तो ये रीजनल इम्बैलेंस बन जाता है ना डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड करते हो, मोनेटाइजेशन करते हो, तो उस केस में रीजनल डेवलपमेंट भी बैलेंस्ड हो जाता है। ओके अब यहाँ पे गवर्नमेंट अनडेवलप्ड ऑयल फील्ड्स को इसीलिए मोनेटाइज करना चाह रही है क्योंकि यहाँ पे ऑयल की और गैस की रिकवरी बहुत कम हो रही है। ओके और गवर्नमेंट चाहती है कि इसकी रिकवरी ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट ने ये देखा कि बहुत सारे सेंटिमेंट्स ऐसे बन रहे हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे सेंटिमेंट्स बन रहे हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को एनकरेज कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, जिसमें एनर्जी एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने ये रिकमेंड किया कि आप 2050 तक कोशिश कीजिए कि सारे जो आपके नए ऑयल एंड गैस फील्ड हैं उनको आप ना डिस्कवर करो, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करो, उल्टा आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करो, सो दैट हम नेट ज़ीरो एमिशन तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये पूरा इशू था और इसमें ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने ये कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को हमको 45% तक कम करना है बाय 2030। ठीक है, 2019 के लेवल्स में। तो एक तरह से एक सेंटिमेंट बढ़ रहा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अगेंस्ट। तो इसीलिए भी गवर्नमेंट यहाँ से अपना जो पैसा है वो निकाल के रिन्यूएबल एनर्जीज में लगाना चाह रही है। ओके, तो ये पूरा इशू था। एक चीज़ और कि 2021-22 के बजट में एक नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की भी बात की गई थी। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इशू है आज का हमारा, रेयर अर्थ मेटल्स एट द हार्ट ऑफ चाइना यूएस राइवलरी। तो रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं चाइना यूएस राइवलरी के बीच में अटक गए हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि चाइना में मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं मेजॉरिटी चाइना में है, और ऐसा पॉलिटिकल फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, यूएस ने अपना क्वाड बना लिया है, चाइना अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में लगी है। तो ऐसा हो सकता है आगे जाके कि चाइना मना कर दे कि हमको आपको अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो नहीं देने हैं। तो उस केस में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी बात की हुई है। तो अब यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेयर अर्थ मेटल्स। तो देखो आप सभी ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के 17 मेटेलिक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेयर अर्थ मेटल्स में आते हैं। इसमें 15 लेंथेनाइड्स हैं और 2 और हैं लेंथेनाइड्स के अलावा, स्कैंडियम और यूट्रियम। ये 17 कुल मिला के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं। अब रेयर अर्थ का मतलब ऐसा है, ये रेयर अर्थ मेटल्स इनकी क्वांटिटी के रेयरनेस के कारण नहीं है। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के कोर में काफ़ी ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल्स हैं। इनका नाम रेयर अर्थ है बिकॉज ऑफ इट्स रेयर क्वालिटीज। ओके, अब यहाँ पे इनकी जो क्वालिटीज हैं उसमें देखो, कैटालिटिक अलग क्वालिटीज हैं इनके पास, मेटलर्जिकल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ल्यूमिनेसेंट। इन प्रॉपर्टीज के लिए इनको रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। और इनके जो यूजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेंज में हैं। डेली यूजेस जैसे कि लाइटर फ्लिंट्स, ग्लास पॉलिशिंग मीडियम्स, कार अल्टरनेटर्स, इन सब से लेके हाई एंड टेक्नोलॉजी तक, जैसे लेजर्स में, मैग्नेट्स में, बैटरीज में, फाइबर ऑप्टिक टेलीकम्युनिकेशन में, इन सभी जगह पे इनका यूज़ होता है रेयर अर्थ मेटल्स का। और बात करें एप्लीकेशंस की, तो देखो एक तो न्यूक्लियर यूसेज भी है इनका, फिर डिफेंस यूसेज भी है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं, सेरेमिक्स में इनको यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटर बनाने में, रिफ्रैक्टर बनाने में, सेंसर्स बनाने में, मैग्नेट्स में इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेटल अलॉयज़ के फॉर्म में इनको यूज़ कर सकते हैं, स्टील वगैरह बनाने में, सुपर अलॉयज़ बनाने में, फॉस्फोरस भी हैं ये। ठीक है, मतलब फॉस्फोरस भी बोला जाता है एक कैटेगरी को इनकी। ठीक है, जो फ्लोरोसेंट लाइट बनाने के काम आती है। फिर ग्लास एंड पॉलिशिंग में काम आते हैं ये। ओके, और उसके अलावा कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं कई जगह पे। तो ये सारे इसके यूसेज है। ठीक है, इसमें सुपर कंडक्टिविटी भी आ गई, बहुत सारे वेरियस यूजेस हैं इसके। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेयर अर्थ मिनरल्स। तो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, एट प्रेजेंट चाइना रिफाइंस approximately 80 to 90% of world's rare earths, thereby having substantial control over their supply। तो चाइना 80 to 90% जो है रेयर अर्थ मिनरल्स को रिफाइन करती है। ये सही स्टेटमेंट है, तभी तो यूएस और यूरोपियन यूनियन अब डर रहे हैं कि क्या करें। ठीक है, विद रिड्यूस्ड वेट
reduced emission and energy consumption. They work with greater efficiency, performance, miniaturization, speed, durability and thermal stability. तो इनकी जो एनर्जी कंजप्शन है, एमिशन है, वो कम रहता है और इसके साथ साथ इनकी इफिशियंसी भी ज़्यादा है और इसकी जो साइजेस हैं वो छोटी होती हैं, स्पीड अच्छी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट, ये बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है। ट्री ऑफ कॉफी फैमिली डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार में एक नई कॉफी फैमिली की ट्री देखी गई है जिसका नाम क्या है, पायरोस्ट्रिया लालजी, ठीक है। तो ये इसका नाम है और ये जो है बाकी जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो पाई जाती है जीनस, उनसे अलग है, ठीक है। जो पायरोस्ट्रिया है ना, पायरोस्ट्रिया फैमिली की ये जो ट्री है, ये मेनली मेडागास्कर में पाई जाती है, इंडिया में पहली बार पाई गई है। ओके, और इसमें ये चीज़ याद रखना है कि ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड फैमिली से आती है ये, ठीक है। इसमें बस इतना याद रखना है। और बहुत सारे फॉरेस्ट रीजन्स में ये पाई गई है, जैसे अंडमान के वंडूर फॉरेस्ट में पाई गई है, उसके अलावा चिड़िया टापू फॉरेस्ट में पाई गई है। तो इस तरह से अलग अलग फॉरेस्ट रीजन में ये पाई गई है, ठीक है। और इनका इकोनॉमिक पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जो ये ट्री ऑफ कॉफ़ी फैमिली है, इसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो अच्छा है, क्योंकि ये सिंकोना, कॉफ़ी, बाकी जो भी ऐसे हाई पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल वाले प्लांट्स, उनके साथ ही यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और इनमें ऐसा पाया गया था कि ये जो ट्री है, ये नई ट्री जो है कॉफी स्पीसी की, ये मेनली लार्ज ट्रीज की शेड में पाई गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस इतना इंपॉर्टेंट है कि जो नई ट्री है कॉफी स्पीसी की, वो पाई गई है अंडमान निकोबार में। यहाँ पे जो मेन है ये है हमारे यहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है वो मेनली साउथ इंडियन स्टेट में होता है, ठीक है, जैसे कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। ये 3 मेजरली स्टेट्स हैं जो कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। और इंडिया में 2 तरह की कॉफ़ीज प्रोड्यूस होती है, एक अराबिका, एक होती है रोबस्टा। अराबिका होती है थोड़ी सी स्वीट होती है, ठीक है, कोल्ड मॉइस्ट एरियाज में ये उगाई जाती है। रोबस्टा जो है, ये जो होती है ये थोड़ी सी बिटर इन टेस्ट होती है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी होती है ना, जो CCD वगैरह में मिलती है, तो ये रोबस्टा जो है वो उस तरह की कॉफ़ी होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये रोबस्टा हॉट क्लाइमेट में मेनली उगाई जाती है। और इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जहाँ पे कॉफ़ी जो है पूरी तरह से शेड में उगाई जाती है, ठीक है। शेड में हैंड पिक्ड होती है और सन ड्राइड होती है, शेड में उगाई जाती है, इसको डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ने दी जाती इसके ऊपर, ठीक है। अब आपके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है, गिव अवे क्वेश्चन है ये हमारा, जो यहाँ पे गिव अवे चैलेंज चल रहा है उसी का पार्ट है। हम यहाँ पे रोज जो डेली न्यूज एनालिसिस लेते हैं उसमें आपको एक रोज क्वेश्चन दिया जाएगा इन द मिडिल ऑफ द वीडियो, और अगर आप इसका सही आंसर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करते हैं तो यू कैन विन दिस गिव अवे चैलेंज। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच कॉफी वेराइटीज इन इंडिया हैव बीन गिवन GI टैग। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इंडिया में 5 तरह की कॉफी वेराइटीज को दिया गया है। ये कौन सी 5 तरह की कॉफी वेराइटीज हैं ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक एडिटोरियल है, प्लानिंग फॉर बायोसिक्योर फ्यूचर, ठीक है। तो बायोसिक्योर फ्यूचर के बारे में ये एक एडिटोरियल है। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली क्या कहा गया है, इसमें बात की गई है बायोसेफ्टी की, ओके, बायोसेफ्टी की। अब बायोसेफ्टी क्या है, बायोसेफ्टी उन सभी इश्यूज से रिलेट करता है जो कि बायोलॉजिकल एजेंट्स के कारण हो सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनके कारण जो भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, ठीक है, उनसे डिफेंस रखना, ह्यूमन पॉपुलेशन को डिफेंड करना उनसे, इसको कहते हैं बायोसेफ्टी। अब ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि देखो कोविड आया, कोविड पैंडेमिक, इनिशियली बहुत सारे ऐसे भी एलिगेशंस लग रहे थे चाइना पे कि चाइना को पता था कि ये कोरोना वायरस है, उन्होंने बायो वेपन की तरह यूज़ किया इसको वगैरह सारी चीज़ें। तो ऑथर ने ये कहा है कि मैं नहीं कह रहा कि कोविड जो है ये एक बायो वेपन की तरह यूज़ किया चाइना ने, लेकिन जो पैंडेमिक है वो ये एक इशारा करता है कि हमें अब बायो सेफ्टी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे जो ग्लोबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है ना वो काफ़ी इनसफिशिएंट है। हम देखते ही नहीं कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई सोर्सेज ऑफ थ्रेट हैं हमारे पास, ठीक है। जो नए सोर्सेज ऑफ इनसिक्योरिटी हैं उसमें कई सारी चीज़ें आ गई है, बायोटेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, उसके अलावा सिंथेटिक बायोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरह की कई तरह की नए थ्रेट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो हमें इन सबको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ओके, फिर बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की इन्होंने बात की है।
अभी बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन क्या है, देखो उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले समझते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है। सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब है जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनको यूज करके हम किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपांड कर रहे हैं, किस तरह से हम ह्यूमन पॉपुलेशन को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सारी नई टेक्नोलॉजीज बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करके हम यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे इन्होंने सिंथेटिक बायोलॉजी में डाला है, ठीक है। और इसी को कहा है इन्होंने बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, जो इन सिंथेटिक टेक्नोलॉजी बायोलॉजी के यूज करने से हो रहा है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये जो सिंथेटिक बायोलॉजी हम अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं इसके मिसयूज की भी पॉसिबिलिटी कुछ कम नहीं है, ठीक है। इसकी एक्सेसिबिलिटी हालांकि अभी कम है, अभी बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में, बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में लोग नहीं जानते हैं, एक्सेसिबिलिटी उतनी नहीं है। लेकिन आगे जाके इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और हो सकता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में आ जाए, ठीक है। या हो सकता है इसको गलत तरीकों से यूज किया जाए तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता है, ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा डिजास्टर हो सकता है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे इसके साथ इशू है एक्सीडेंटल लीक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा लीकेज हो सकता है, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन्स का, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स का। और इन लीकेज से बचाने के लिए भी हमारे पास इफिशिएंट सोर्सेस नहीं है, हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड नहीं है प्रॉपरली, हमारी फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि जो इन सब से रक्षा करे हमारी, ठीक है, इन सबसे ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज को बचाए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है। जो हमारा थ्रेट्स पे फोकस है वो भी काफ़ी कम है। देखो हम मेजरली जो फिजिकल थ्रेट्स होते हैं, कन्वेंशनल थ्रेट्स होते हैं, उन पे ध्यान देते हैं क्योंकि उनके रिजल्ट्स इमीडिएट होते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं या बायो सेफ्टी वाले जो इश्यूज हैं उनके जो रिजल्ट होते हैं वो इमीडिएट नहीं होते हैं, आउटकम इमीडिएट नहीं होते हैं, इसलिए हम इन पर ध्यान भी कम ही देते हैं। बायो टेररिज्म की बात की है इन्होंने, ठीक है, कि किस तरह से बायोलॉजिकल एजेंट्स को डेलिबरेटली मिसयूज करके बायोलॉजिकल टेररिज्म फैलाया जा सकता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये, ठीक है, ये मास डिस्ट्रक्शन है। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, 3 मास डिस्ट्रक्शंस की बात की हुई है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, एक है न्यूक्लियर, एक है केमिकल वेपन्स और तीसरे हैं बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ हमारा पूरा ध्यान है, केमिकल वेपन्स की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकल वेपन्स की तरफ हमारा उतना ध्यान है ही नहीं। इन्होंने एक बात की है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन की, ठीक है, जो 1972 का कन्वेंशन है, इन्होंने इस कन्वेंशन की बात की है। तो इन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए या बायो सेफ्टी के लिए हमारे पास ये कन्वेंशन ज़रूर है, लेकिन इसके भी कई ड्रॉबैक्स हैं। इसमें प्रॉपरली प्रोटोकॉल्स को डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ ये कि अगर इसमें कुछ डिफाइंड है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई एजेंसी नहीं है, कोई इनके पास पावर्स ही नहीं है इम्प्लीमेंटेशन की। उसके बाद एक चीज़ ये भी कही गई है कि इसके आर्टिकल 1 में बायो वेपन्स को बैन किया गया है, लेकिन बायोमेडिकल की रिसर्च को और जो बाकी रिसर्चेज हैं बायोलॉजी से रिलेटेड उसको मना नहीं किया गया है। तो ये कहते हैं कि जो रिसर्च है बायोलॉजिकल बायो डिफेंस वेपन्स की या फिर बायोमेडिकल की और जो बायो वेपन्स एग्जैक्टली उनकी, तो उसके बीच में बहुत थिन लाइन है, कब ये थिन लाइन मिट जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा। और पेंडेमिक जो है हमारा वो इसने इसको और ज़्यादा एक इमर्जेंट और एक अर्जेंट इशू बना दिया है इसको टैकल करना। इंडिया जो है वो ज़्यादा डिसएडवांटेज पे इसीलिए है क्योंकि इंडिया की ऑलरेडी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर दिखाई दिया है अभी कोविड के टाइम पे, और इंडिया में पॉपुलेशन भी इतनी है, अवेयरनेस भी नहीं है, डिसीज सर्विलेंस में भी इतने इश्यूज हैं, तो इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहा है। दूसरी चीज़ ये बोलिए कि इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूशन हैं जो इससे डील करते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि कोई चीज़ यहाँ पे कोई और एक चीज़ कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखता है, दूसरी चीज़ कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखता है। जैसे कि जो बायो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है उसके पास है, लेकिन वहीं जो बायोलॉजिकल रिसर्च है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हुई है, तो मल्टीप्लिसिटी है इंस्टीट्यूशंस की और एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक नहीं है, ये सारे इश्यूज हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो नया अभी इनका मीटिंग होने वाली है इस कन्वेंशन के अंतर्गत उसमें इन सारे इश्यूज को कंसर्न में लेना चाहिए, एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पूरा बायोसेफ्टी से रिलेटेड ये इशू था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिक बायोलॉजी, डिस्कस द नीड टू हैव बायोसिक्योर फ्यूचर। तो बायोसिक्योर फ्यूचर की क्या जरूरत है, सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ओके। देन वी हैव एन इशू ऑफ एथिक्स, ठीक है। यहाँ पे एथिक्स का ये क्या इशू है मैं बताती हूँ।
नूह एक जगह है हरियाणा में, यहाँ पे लोग जो हैं वैक्सीन को लेके काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट हैं, वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा कि स्टार्स जो हैं, यहाँ के सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उनको आगे लाते हैं और उनके थ्रू एनकरेज करते हैं लोगों को कि आप भी वैक्सीनेशन लीजिए, वैक्सीनेट करवाइए अपने आप को। तो देखो, आपने एटीट्यूड एक टॉपिक पढ़ा होगा एथिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या होता है? किसी भी पर्सन के खुद के इवैल्यूएशन रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, एनी पर्सन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में, सपोज मैरिज, ठीक है, तो मैरिज में आपका अपना ओपिनियन हो सकता है कि आपको अरेंज मैरिज ज़्यादा पसंद है या लव मैरिज पसंद है, आपके अपने लॉजिक्स हो सकते हैं। तो आपका एटीट्यूड क्या है किस मैरिज की तरफ, ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। इस एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है थ्रू टू मीन्स, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा अपने एक सिलेबस में, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू आप किसी भी एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो, या फिर परसुएशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ऐसा पर्सन लेते हो जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, जिसकी अथॉरिटी अच्छी है, जिसकी लोग सुनते हैं, तो उस केस में आप सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन के थ्रू उनके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो। यही चीज़ यहाँ पे मैं समझाना चाह रही हूँ आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि सेलिब्रिटीज़ को एनकरेज कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, सो दैट दूसरे लोग उनको देख के और खुद से परसुएड हों, खुद उनके एटीट्यूड में चेंज आए रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, और वो खुद वैक्सीनेट हों आगे आके, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी थी, तब मोदी जी ने खुद वैक्सीनेशन करवाया, और उनका जो न्यूज़पेपर है उसमें फ्रंट पेज पे उनका फोटो आया था। तो ये एक तरह से परसुएट करने की कोशिश की थी उन्होंने सिटीजन्स को। ऐसा कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में देखा जाता है, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, इसमें अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज़ को इन्होंने इंक्लूड किया गवर्नमेंट ने, सो दैट वो एनकरेज कर सकें बाकी लोगों को, सो दैट वो बाकी लोग भी स्वच्छ भारत मिशन की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। तो ये पूरा इशू था एथिक्स से रिलेटेड, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।